राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। प्यारे साथियों, आज हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स के पार्ट 1 सेकंड पेपर के पार्ट 1 सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी मैथमेटिक्स के स्टैंडर्ड को शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले है सिलेबस को हम एक बार देख लेते हैं। पार्ट 1 जो है वो अपना पार्ट 1 आरपीएससी सेकंड ग्रेड का पार्ट 1 है, सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड। पहला है नंबर सिस्टम। इसमें है रेशनल नंबर्स एज रिकरिंग या टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, यानी परिमेय संख्याओं का जो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन रेशनल नंबर्स या इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं। रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस, वास्तविक संख्याएं और उनका दशमलव प्रसार। ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याओं पर विभिन्न संक्रियाएं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। दूसरा इसका जो भाग है वो है लाइन एंड एंगल्स, रेखा एवं कोण। प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स एट ए पॉइंट, एक बिंदु पर बने हुए कोणों के गुणधर्म। पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, समांतर रेखाएं एवं तिर्यक रेखा। साइड्स एंड एंगल ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज के भुजाएं व कोण। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज के गुण। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता। सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, त्रिभुजों की समरूपता। इन इक्वलिटीज इन ए ट्राइंगल, त्रिभुज असमिकाएं। कॉन्करेंस ऑफ मीडियन एंड एल्टीट्यूड्स, माध्यिका और जो आपके समद्विभाजक हैं, विभिन्न रेखाएं हैं, उनका अस्तित्व है। क्वाड्रिलेटरल्स, चतुर्भुज। प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स, कोणों के गुणधर्म। साइड एंड डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज की भुजाएं और विकिरण। रेक्टेंगल, आयत। रोम्बस, समचतुर्भुज। ट्रेपेजियम, समलंब चतुर्भुज। एंड स्क्वायर, और वर्ग। द मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय। सर्किल एंड टर्म्स रिलेटेड टू इट, वृत्त और इससे संबंधित विभिन्न पद। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू ए कॉर्ड, किसी कॉर्ड पर सेंटर से परपेंडिकुलर जो लंब डाला जाता है। इक्वल कॉर्ड्स एंड देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, समान जो आपके कॉर्ड्स हैं उनके सेंटर से दूरी। जीवाएं कह दो, समान जीवाएं, उनकी केंद्र से दूरी। एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क ऑफ ए सर्किल, किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चक्रीय चतुर्भुज। टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट टू ए सर्किल, एक बिंदु से एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं। मेंसुरेशन, मापन। उसके अंदर पहला है एरिया, एरिया ऑफ प्लेन फिगर इन्वॉल्विंग ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल एंड सर्किल, त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त और उनका क्षेत्रफल। एरिया ऑफ सेक्टर्स ऑफ एंड सेगमेंट ऑफ ए सर्किल, वृत्त के त्रिज्य खंडों और वृत्तखंडों का क्षेत्रफल। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एरियाज एंड पेरीमीटर सर्कमफ्रेंस ऑफ द अबव सेट प्लेन फिगर्स, है ना। ऊपर दी गई आकृतियों की परिधि है, पैरामीटर है और एरिया से संबंधित विभिन्न समस्याएं। दूसरा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स, है ना, घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। क्यूबॉइड के यानी घनाभ के, गोले, है ना, अर्धगोले एंड राइट सर्कुलर सिलेंडर या कोन्स। लंबवर्तीय बेलन और शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग कन्वर्टिंग वन टाइप टू मेटेलिक सॉलिड इनटू अनदर एंड द मिक्स्ड प्रॉब्लम, एक ठोस का दूसरे ठोस में रूपांतरण और जो मिक्स प्रॉब्लम है वो इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये है आपका सीनियर सेकेंडरी
सेकेंडरी का जो सिलेबस है ना 9th-10th का, वो अपन देख रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं, पहले टॉपिक को लेते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, इसके अंदर क्या क्या है वो अपन देख लेते हैं एक बार। चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। संख्या प्रणाली। देखिए, हम बेसिक सी बातें जानते हैं जो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। संख्याएं वे प्रतीक हैं, है ना। अंक और संख्याएं वे प्रतीक हैं जिनसे विभिन्न राशियों की तुलना, गणना, मापन आदि संपन्न किया जाता है। गणित में विभिन्न प्रकार की संख्याएं होती हैं जिनके अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, अलग अलग प्रकार होते हैं। तो वो देखते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास है प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स, जिनके सेट को n से लिखते हैं और वो होता है 1 2 3 4 5, यानी अनंत तक ये वास्तव जो है ना प्राकृत संख्याएं चलती रहती हैं। उसके बाद है पूर्ण संख्याएं, 0 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। उसके बाद होती हैं पूर्णांक, जिन्हें i या z से लिखते हैं। तो ये होती हैं -4 -3, माइनस इन्फिनिटी से -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। उसके बाद होती हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर के सेट को अपन Q से लिखते हैं। ये होता है द सेट ऑफ P बाई Q, जहाँ P और Q क्या हैं, ऐसे पूर्णांक हैं कि Q का मान क्या नहीं है, 0 है। इस प्रकार की संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याओं को Q डैश से लिखते हैं। वास्तविक संख्याओं में से अगर परिमेय संख्याएं घटा दी जाए तो प्राप्त संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अपरिमेय संख्याएं, कुछ सामान्य अपरिमेय संख्याएं अगर देखें, जैसे √2 है, √3 है, √5 है, अप टू √p, जहाँ p क्या है, अभाज्य संख्या। p क्या है, अभाज्य संख्या। तो इस रूप की सभी संख्याएं हमेशा क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अब बात करें अभाज्य संख्याओं की, प्राइम नंबर्स की। अभाज्य संख्या का नाम आया तो उसको भी पढ़ लेते हैं। अभाज्य संख्या वास्तव में जो आपके प्राकृत संख्याएं हैं उन्हीं का सबसेट होती है। ऐसी संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 ही फैक्टर हों, स्वयं और एक, तो ऐसी होती हैं 2 3 5 7 11 13, ये अनंत तक चलती रहती हैं। ठीक है ना। ये तो होती है अभाज्य संख्या। और भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती हैं, 4 6 8 9 10 12 14, यानी वे संख्याएं जिनका स्वयं और एक के अलावा भी कोई गुणनखंड विद्यमान हो उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर, इनको बोलते हैं प्राइम नंबर। एक होती हैं सह अभाज्य संख्याएं।
अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनका HCF 1 होता है, यानी सेट ऑफ PQ जिनका HCF कितना हो, 1 हो, वे क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है ना। ऐसी वास्तविक संख्याएं जिनका HCF 1 हो उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब नाम आया वास्तविक संख्याओं का, तो वो भी पढ़ लेते हैं। वास्तविक संख्याएं R परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के, है ना, संयुक्त समुच्चय को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब वास्तविक संख्याओं और इनके अंतर्गत आने वाली सभी संख्याओं को अब निम्न प्रकार से अपन देख सकते हैं। जैसे अगर संख्याओं के सुपर सेट को अपन देखें, ठीक है ना, एक ये और देख लेते हैं काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं किन्हें कहते हैं बताओ? काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर का सेट क्या होता है? द सेट ऑफ E, जहाँ A² इक्वल टू माइनस, है ना, नेगेटिव, जिनका A² क्या हो, इज इक्वल टू नेगेटिव नंबर। जिन संख्याओं का वर्ग ऋणात्मक हो, ऐसी संख्याओं को क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। और सम्मिश्र संख्याएं, सम्मिश्र संख्याएं कौन सी होती हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। A प्लस आयोटा B रूप की जो संख्याएं हैं, जहाँ AB बिलोंग टू R है और आयोटा है √-1, इस रूप की संख्याओं को क्या कहते हैं? सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं। सम्मिश्र संख्याएं सभी संख्याओं का सुपर सेट होती हैं, है ना, यूनिवर्सल सेट होती हैं। ठीक है। देखें, अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर देखें तो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को अगर अपन C से लिखें, किससे लिखें? ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है, कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके सेट को C से लिखें तो वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्या का जो सेट है वो इसका सबसेट होता है भी, है ना। यानी ये जो सेट है ये रियल नंबर का सेट है, रियल नंबर। रियल नंबर के अंदर दो टाइप हो जाते हैं, रेशनल और इरेशनल। ठीक है ना। अगर अपन इसका एक सबसेट बनाएं जो किसको व्यक्त करे? इरेशनल नंबर को, इरेशनल नंबर, तो ये अलग होंगी। और दूसरा होता है रेशनल नंबर। क्या होता है? रेशनल नंबर। ये थोड़ा सा इससे डिस्टिंक्ट होता है भी, ठीक है ना। इरेशनल नंबर, इसको बोलेंगे रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के समय सेट को Q से लिखते हैं, ठीक है ना। इरेशनल नंबर के सेट को Q डैश या Q के कॉम्प्लीमेंट्री सेट के रूप में भी लिखते हैं। अब सारे जो नंबर हैं वो इसी के सबसेट होते हैं। सबसे पहले होते हैं इंटीजर, इसके अंदर क्या होते हैं? इंटीजर, पूर्णांक, इंटीजर्स।
इंटीजर का सेट होता है, सबसेट होता है होल नंबर। ठीक है ना। और होल नंबर के सेट को डब्ल्यूज लिखते हैं, और होल नंबर का एक सबसेट होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर n। तो संख्याओं के वर्गीकरण को अपन इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है ना। ये सारा संख्याओं का क्या है, वर्गीकरण है। आगे बढ़ते हैं। अब है परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स। देखिए, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक तो होता है शांत और एक होता है अशांत। तो शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। दूसरा होता है अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार। अगर परिमेय संख्या हमारे पास p/q है तो p/q का अगर जो q है ना, तो यदि p/q में है ना q 2 की पावर m, यानी अपन ऐसे लिखें शॉर्ट में, यानी यदि परिमेय संख्या इस रूप में है p/2 की पावर m और 5 की पावर m, n कह दीजिए, जहाँ mn पूर्ण संख्याएं हैं, तो दशमलव प्रसार शांत होगा। कैसा होगा, शांत होगा। इसी प्रकार अगर अशांत की बात करें तो यदि शांत दो प्रकार का होता है, एक तो होता है अशांत दो प्रकार का होता है, एक तो अशांत और शुद्ध आवर्ती, अशांत शुद्ध आवर्ती दशमलव प्रसार। अशांत शुद्ध आवर्ती दशमलव प्रसार ये कब होगा, जब परिमेय संख्या में q जो है वो इस रूप का हो, 2 की पावर 0 हो, 5 की पावर भी 0 हो, और अदर प्राइम नंबर्स हैं उनकी कुछ पावर हों। इस रूप में अगर परिमेय संख्या है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत शुद्ध आवर्ती दशमलव प्रसार होगा ना। यदि परिमेय संख्या इस रूप की हो तो उसका दशमलव प्रसार अशांत शुद्ध आवर्ती होगा। दूसरा है अशांत मिश्रित आवर्ती दशमलव प्रसार, अशांत मिश्रित आवर्ती दशमलव प्रसार। ये कब होगा, जब परिमेय संख्या का जो हर है यानी q जो है वो इस रूप का हो, 2 की पावर m, 5 की पावर n और गुणा में
कुछ प्राइम नंबर्स की पावर भी और हों, यानी अकेले ये नहीं हो, इनके साथ भी क्या हो, और प्राइम नंबर्स हों, तो ठीक है ना। जहाँ mn बिलोंग टू क्या है, w है, और p1 p2 p3 ये सब प्राइम नंबर्स हैं। तो ऐसा अगर दशमलव प्रसार है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत मिश्रित आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, परिमेय संख्या p बटा q में, परिमेय संख्या p बटा q में दशमलव अंकों की अधिकतम संख्या, दशमलव अंकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, q के बराबर होती है। ठीक है ना, q के बराबर होती है। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ बातें मुख्य ज़बानी भी आपको बताऊंगा मैं। दूसरी अगर बात करें तो दो परिमेय संख्याएं हैं, है ना। जैसे मान लो रेशनल नंबर 1 है ये, है ना। जैसे मान लो ये एक नंबर है a, दो परिमेय संख्याएं हैं a और b, तो इनके बीच में भी क्या होती हैं, अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। इनके बीच में भी क्या होती हैं, अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। ये परिमेय संख्याओं का डेंस प्रॉपर्टी कहलाती है। ठीक है ना, डेंस प्रॉपर्टी। आगे बढ़ते हैं, दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न भी दो प्रकार की होती हैं। दशमलव भिन्न भी दो टाइप की होती हैं। एक तो होती है सम दशमलव भिन्न और एक होती है विषम दशमलव भिन्न। सम दशमलव भिन्न और एक होती है विषम दशमलव भिन्न। विषम दशमलव भिन्न। जिस दशमलव भिन्न में दशमलव अंकों की संख्या समान हो, जैसे 1.234 कोई दशमलव भिन्न है, दूसरी है 4.321, तो इनमें दशमलव अंकों की संख्या दोनों में क्या है, समान है, तो ये क्या है, सम दशमलव भिन्न। विषम दशमलव भिन्न की अगर मैं बात करूं तो जिनमें, जैसे मैंने एक एग्जांपल और ले लिया 1.234, जैसे मान लो 3.12 ले लिया, तो इनमें दशमलव अंकों की संख्या समान नहीं है, इसलिए ये क्या कहलाएंगी, विषम दशमलव भिन्न। चौथी चीज, अगर दो परिमेय संख्याओं के बीच, यानी परिमेय संख्या को परिमेय संख्या के साथ जोड़ करें, घटा करें, गुणा करें, भाग करें, दो परिमेय संख्याओं के बीच कोई भी संक्रिया करें, प्लस माइनस गुणा भाग, तो प्राप्त संख्या भी परिमेय होगी। क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, बशर्ते हर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, अगर मैं किसी भी परिमेय संख्या जो क्या नहीं है, 0 नहीं है, उसके साथ जोड़ करूं, घटा करूं, गुणा करूं और भाग करूं, कैसी संख्या का, अपरिमेय संख्या का। कैसी संख्या का, अपरिमेय संख्या का, तो प्राप्त संख्या भी अपरिमेय होती है। प्राप्त संख्या भी क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, हम सभी जानते हैं। छठा देखें,
अगर दो अपरिमेय संख्याओं के बीच गुणा करें, जोड़ करें, भाग करें, कुछ भी करें, दो अपरिमेय संख्याओं के बीच जोड़, घटा, गुणा, भाग करें तो प्राप्त संख्या परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है। परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है। ये मुख्य मुख्य बातें थी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। ये इंपॉर्टेंट है भी अपने लिए। इस प्रमेय के अनुसार यदि ए और बी कोई दो धनात्मक पूर्णांक हैं तो इनके संगत दो ऐसे धनात्मक पूर्णांक क्यू आर का अस्तित्व होगा। इस प्रकार की ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का मान 0 या 0 से बड़ा और बी से क्या होगा, छोटा। इसको क्या बोलते हैं, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम या यूक्लिड डिवीजन लेमा भी बोलते हैं। इसके उपयोग क्या क्या हैं, इसके यूजेज अगर अपन देखें पहला है ना, धनात्मक पूर्णांकों का फॉर्म यानी रूप डिसाइड करने में। कई बार प्रश्न आते हैं ना कि धनात्मक पूर्णांक, सम पूर्णांक का रूप इस प्रकार का होता है, विषम पूर्णांक का ये होता है, घन का ये होता है, उसका वर्ग का ये होता है, ये सब बातें, ठीक है। और दो पूर्णांकों का HCF ज्ञात करने में, तीसरा विभाज्यता का पता लगाने में, विभाज्यता का पता लगाने में, कोई भी संख्या किसी संख्या से विभाजित है या नहीं इस बात का पता लगाने में। चौथा है शेषफल आदि ज्ञात करने में, शेषफल आदि ज्ञात करने में इस थ्योरम का प्रयोग किया जाता है। इनकी बातों को विस्तृत से अपन जानेंगे। देखते हैं अब इनके उपयोग को। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन बी गणित की एक महत्वपूर्ण आधारशिला है। इसका उपयोग केवल भाग देने तक सीमित नहीं है बल्कि इसके कई गहरे अनुप्रयोग भी हैं। यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के मुख्य उपयोगों की सूची दी गई है। पहला उपयोग है HCF ज्ञात करना, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना। यह इसका सबसे प्राथमिक और प्रसिद्ध उपयोग है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम इसी प्रमेयिका पर आधारित है। इसका उपयोग दो बड़े धनात्मक पूर्णांकों का HCF बहुत तेजी से निकालने के लिए किया जाता है। प्रक्रिया, जब तक शेषफल R शून्य न हो जाए तब तक प्रमेयिका को बार बार दोहराया जाता है। अंतिम चरण का भाजक ही क्या होता है, HCF होता है। संख्याओं के गुणों को सिद्ध करना, गणित में किसी संख्या के विशेष रूप को दर्शाने के लिए इसका उपयोग होता है। जैसे यह सिद्ध करना कि प्रत्येक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है
और विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होता है। यह दिखाना कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग स्क्वायर जो है 3m और 3m+1 के रूप का होता है। यह सिद्ध करना कि किसी पूर्णांक का घन या क्यूब 9m 9m+1 9m+8 के रूप का होता है। विभाज्यता की जांच करना। इसका उपयोग यह सिद्ध करने में किया जाता है कि कोई विशिष्ट संख्या किसी अन्य संख्या से विभाजित होगी या नहीं। उदाहरण के लिए सिद्ध करना कि 3 क्रमागत पूर्णांकों n n+1 n+2 में से एक संख्या हमेशा 3 से विभाज्य होगी। ठीक है ना। तो अपन 3 धनात्मक पूर्णांक ले लेंगे, है ना, उनका रूप ले लेंगे, कोई भी उनमें से ले लेंगे, ठीक है ना, उसी रूप से। कंप्यूटर एल्गोरिथम में उपयोग। कंप्यूटर विज्ञान में बड़े डेटा और इंक्रिप्शन क्रिप्टोग्राफी के लिए उपयोग किए जाने वाले एल्गोरिदम में यूक्लिड विभाजन का आधार लिया जाता है। यह संख्याओं के बीच संबंध स्थापित करने का सबसे सटीक तरीका है। अन्य प्रमेयों का आधार। यह अंकगणित की आधारभूत प्रमेय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जैसी बड़ी थ्योरम्स को सिद्ध करने के लिए एक लेम्मा सहायक प्रमेय के रूप में कार्य करती है। तो अब अपन देखें, संक्षेप में अगर देखें इसके उपयोग को, तो इसके उपयोग का क्षेत्र और क्या किया जाता है। अंकगणित में तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम निकालना, बीजगणित में पूर्णांकों को 3q 3q+1 जैसे रूपों में व्यक्त करना, संख्या सिद्धांत में वर्ग और घन के विशिष्ट पैटर्न को सिद्ध करना, प्रोग्रामिंग में डेटा को व्यवस्थित करने वाले एल्गोरिथम बनाना। विभाज्यता के अन्य तरीके। विभाज्यता के अन्य तरीके, प्रयोग और अनुदाहरण। सम विषम की पहचान। यह सिद्ध करना कि n² सम है तो n भी सम होगा। शेषफल ज्ञात करना। बिना पूरी भाग प्रक्रिया के यह बताना कि किसी संख्या के वर्ग को 4 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, 0 या 1, हमेशा 0 या 1। अभाज्य संख्या गुण। यह दिखाना कि 2 और 3 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याएं 6 के +-1 के रूप की होती हैं। तो यहीं से ये चीज़ निकलती है। एक व्यवहारिक अभ्यास करके देख लेते हैं। मान लीजिए आपको सिद्ध करना है कि किसी संख्या n के लिए n² - n 2 से विभाज्य है। तो संख्या का रूप यूक्लिड के अनुसार n या तो 2q है या 2q+1 है, सम विषम है। स्थिति 1, यदि n बराबर 2q तो n² - n बराबर 2q² - 2q 4q² - 2q = 2 × 2q² - q। यह 2 से क्या है, विभाज्य है। स्थिति 2, यदि n बराबर 2q+1 तो इसके स्क्वायर जब ओपन करोगे तो ये भी क्या आएगा, 2 के मल्टीपल में आएगा, तो यह भी क्या है, 2 से विभाज्य है। अंतिम परिणाम क्या प्राप्त हुआ, हर स्थिति में उत्तर 2 का गुणक, यही विभाज्यता का प्रमाण है। ठीक है ना। इसीलिए अपन विभाज्यता चेक करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अरिथमेटिक। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ये प्रमेय क्या कहती है, देखें। ये प्रमेय कहती है कि किसी भाज्य संख्या को, डिफरेंट अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अद्वितीय रूप से लिखा जा सकता है। कुछ इस प्रकार से, अगर भाज्य संख्या मान लीजिए n है हमारे पास कोई भी, तो n बराबर p1 की पावर अल्फा, p2 की पावर अल्फा 2, p3 की पावर अल्फा 3 अप टू, इसके अगर n फैक्टर बनते हैं प्राइम तो pn की पावर अल्फा n। जहाँ ये जो सारे नंबर्स हैं ये क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। ये क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स। और अभाज्य संख्याएं हैं ये सारी की सारी। साथ में
P1 is greater than or equal to P2 is greater than equal to P3 is equal to greater than or equal to 4 P4 up to Pn। ये क्या है? हाँ ठीक है ना, ये अभाज्य संख्याएं हैं। क्लियर है? अब इम्पोर्टेंट पॉइंट, इससे क्या क्या चीज़ें अपन निकाल सकते हैं इस प्रमेय से, वो चीज़ें अपन सीखेंगे। वो एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन का टॉपिक है वैसे तो, लेकिन यहाँ सीधा अपन उसको याद रखेंगे। क्या है देखिए, पहला टॉपिक देखो, पहला पॉइंट, इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स। इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स पहला है n के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बराबर α1 प्लस α2 प्लस α3 अप टू αn। ये अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। दूसरा है n के सभी गुणनखंडों की संख्या, n के जितने भी फैक्टर्स हो सकते हैं, सभी गुणनखंडों की संख्या। तो ये होती है α1 प्लस 1, α2 प्लस 1, α3 प्लस 1 अप टू αn प्लस 1। ठीक है। तीसरा है आपका n के एक और n को छोड़कर, एक और n को छोड़कर सभी गुणनखंडों की संख्या, सभी गुणनखंडों की संख्या। तो टोटल में से क्या कर देंगे, माइनस, यानी α1 प्लस 1, α2 प्लस 1, α3 प्लस 1 अप टू αn प्लस 1। माइनस में से इसमें से दो कम कर देंगे, एक तो एक और एक n। नेक्स्ट देखें, n के सभी गुणनखंडों का अगर योग पूछे, सभी गुणनखंडों का क्या पूछे, योग पूछे, तो वही हो जाएगा P1 की पावर 0, P1 की पावर 1, P1 की पावर 2 अप टू P1 की पावर α1 तक ऐड करना है। ठीक है, इनटू P2 की पावर 0, P2 की पावर 1, P2 की पावर 2 अप टू P2 की पावर α2। ऐसे हम सभी फैक्टर्स के पावर, उनकी पावर तक ले जा करके सम करेंगे। ये हो जाएगा Pn की पावर 1, नहीं सॉरी 0, प्लस Pn की पावर 1 प्लस Pn की पावर 2 अप टू Pn की पावर αn तक अपन इनका सम करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पांचवा पॉइंट। n के d जो कि इक्वल है p की पावर α1 इंटू P2 की पावर, ये बीटा 1 ना, बीटा 1 है ना, बीटा 2 अप टू pk की पावर बीटा k से
विभाजित होने वाले गुणनखंडों की संख्या। तो वो हो जाएगी α1 + 1 - β1, α2 + 1 - β2, है ना, अप टू αn αk + 1 - βk। ठीक है, ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। तथा ऐसे गुणनखंडों का योग अगर पूछे तो वो हो जाएगा p1 की पावर β1 से, है ना, p1 की पावर β1 + 1 टू p1 की पावर, आपको α1 तक जाना है। ऐसे ही p2 की पावर β2 से प्लस p2 की पावर β2 + 1, ऐसे p2 की पावर α2 तक जाना है आपको, अप टू pn की पावर pk है ना आपके पास, तो pk की पावर βk + pk की पावर βk + 1, अप टू pk की पावर αk तक जाना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6। यदि n इज नॉट इक्वल टू किसी नंबर की स्क्वायर, n परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ऐसा बोल दो, n इज नॉट इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है ना, अगर n अपन कहें कि किसी भी डिजिट का क्या नहीं है, तो n को 2 प्राकृतिक या प्राकृत कह दीजिए, एक ही बात है, तो n को 2 प्राकृत संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखने के या व्यक्त करने के तरीके कितने हो सकते हैं? 1/2, ठीक है ना, α1 + 1 α2 + 1 यानी αn + 1, यानी ऐसे कहें 1/2 गुणा n के टोटल फैक्टर्स का हाफ। ठीक है ना, ये हो जाएगा। 7वां देखें, यदि n किसी डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर है, n इज इक्वल टू एनी नंबर का स्क्वायर है, तो n को 2 प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल के
रूप में व्यक्त करने के तरीके बराबर 1/2 α1 + 1 है ना, α1 + 1 α2 + 1 तो αn + 1 प्लस में 1 यानी 1/2 इंटू n के टोटल फैक्टर और प्लस में 1, ये हो जाएगा। इसका लास्ट पॉइंट देखें, n को 2 सह-अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखने के तरीके हो जाएंगे 2 की पावर n-1, जहाँ n क्या है, नंबर ऑफ, n क्या है, टोटल जो आपके अभाज्य गुणनखंड है, टोटल अभाज्य गुणनखंड। वैसे नहीं, देखो ऊपर दोबारा देता हूँ, जैसे ये देखो n क्या है, P1 P2 P3 कितने प्रकार के इसके अभाज्य गुणनखंड है, वो सब है, ठीक है। ये सब बातें हमने सीखी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और देख लेते हैं जो यूक्लिड डिवीजन लेमा से हमें सीखने को मिलते हैं, ठीक है ना। 6 से बड़ी अभाज्य संख्या का फॉर्म कैसा होता है, तो ये 6n + -1 होता है। ये तो +1 होगा या -1 होगा, ठीक है ना। को प्राइम नंबर्स के लिए यानी सह-अभाज्य संख्याओं के लिए उनका HCF कितना होता है, अगर 2 नंबर ए बी तो को प्राइम है तो उनका HCF कितना होगा, 1 होगा। नेक्स्ट पॉइंट है ना, 2 क्रमागत प्राकृत संख्याएं, 2 क्रमागत प्राकृत संख्याएं सदैव सह-अभाज्य होती हैं। 2 क्रमागत प्राकृत संख्याएं अर्थात HCF ऑफ n और n+1 हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा, जहाँ n क्या है, नेचुरल नंबर है। आई बात समझ। 2 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याएं, कैसी संख्याएं, विषम प्राकृत संख्याएं, ये भी क्या होती हैं बच्चों, सदैव सह-अभाज्य होती हैं। अर्थात HCF ऑफ 2n+1 और 2n+3 इनका HCF भी कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। दूसरी चीज,
दो अभाज्य संख्याओं का अंतर सदैव 2 से विभाजित होता है। कोई भी दो संख्याएं हैं उनके बीच का जो अंतर होता है वो सदैव 2 से विभाजित होता है। इसका छोटा सा प्रूफ देख लेते हैं, कई बार बच्चों को ये होता नहीं है। जैसे माना दो प्राइम नंबर हैं 6n + n1 ± 1 है ना, ये मान लिया मैंने, और P2 मान लिया 6n2 ± 1, ठीक है ना। अब अगर इनका डिफरेंस निकालें P1 माइनस P2 या P2 माइनस P1 जो भी इनको निकालें तो क्या आएगा 6n2 ± 1 माइनस 6n1 ± 1, ठीक है। तो 6n2 − n1 हो गया, ठीक है। यह आएगा 6n2 − n1 + 2 आएगा, ठीक है। जब इनको जोड़ेंगे तो बताओ ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं है ना। कैसे, ये 2 × 3 × n2 − n1 हो गया, या 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 3 × n2 − n1 + 1। तो ये दोनों ही क्या हैं, जो दोनों क्या हैं 2 से विभाजित हैं, जो दोनों 2 से क्या हैं विभाजित हैं। अतः 2 से उनका अंतर विभाजित होता है। अपन एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। जैसे प्राइम नंबर्स की अगर बात करें, प्राइम नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो ये होते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13 है ना, 17। तो कोई भी दो प्राइम नंबर लीजिए, जैसे 2 है ना, 2 और 3 को छोड़ दीजिए, बाकी ले लीजिए 2 और 5। तो इनके बीच में बताओ मुझे, जो ये बड़े होने चाहिए ना, इनसे दो, ये क्रमागत जो है ना, इनके बीच में 1 का डिफरेंस है मान लीजिए, है ना। इसमें 1 का है, इसमें 2 का है, इसमें भी 2 का है। 3 और 5 के बीच 2 का, 5 और 7 के बीच 2 का, 7 और 11 के बीच 4 का, 11 और 13 के बीच भी बताओ 2 का डिफरेंस है। 13 और 17 के बीच में 4 का। मैं कहूँ 7 और 17 के बीच में 10 का, तो वो भी 2 से डिविजिबल है। तो इसकी इस बात के अपवाद तो हैं ये, कौन कौन, देखो 6n + 1 है ना, ये 6 से बड़ी की बात कर रहा हूँ, 6 से बड़ी अभाज्य संख्याओं के लिए बात है ये, ठीक है ना। 2 अभाज्य संख्या होती हैं, है ना, जहाँ ये लिख देता हूँ मैं, जहाँ P1 व P2 3 से बड़ी है, 3 से बड़ी है, ठीक है। एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन है 2, बाकी सारी क्या होती हैं विषम होती हैं, ठीक है। ये सब बातें हमने देखी। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखें कुछ बेसिक चीज़ें। 0 और 100 के बीच प्राइम नंबर्स का वर्गीकरण, सीमा अभाज्य संख्याओं की संख्या, ठीक है ना। 0 से 10 के बीच में 2, 3, 5, 7 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 10 और 20 के बीच में 11, 13, 17, 19 4। 20, 30 के बीच में 23, 29 2। 30, 40 के बीच में 31 और 37 2। 40 और 50 के बीच में 41, 43, 47 3। 50 और 60 के बीच में 53 और 59 2 हैं। 60 और 70 के बीच में 61 और 67 2 हैं। 70, 80 के बीच में 71, 73, 79 3 हैं। 80, 90 के बीच में 83, 89 2 हैं। 90 और 100 के बीच में 97 1 ही है। तो कुल योग कितना हुआ 25, ठीक है ना। तो 1 से 0 से 100 तक टोटल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। विभिन्न अंकों की अगर देखें तो सबसे बड़ी अभाज्य, अगर मैं कहूँ कि भी एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2,
एक अंक की सबसे बड़ी 7, 2 अंकों की सबसे छोटी 11, 2 अंकों की सबसे बड़ी 97, 3 अंकों की सबसे छोटी 101, 3 अंकों की सबसे बड़ी 997, 4 अंकों की सबसे छोटी 1009, 4 अंकों की सबसे बड़ी 9973, 5 अंकों की सबसे छोटी 10,007 और 5 अंकों की सबसे बड़ी 99,991। ये सब मुख्य मुख्य बातें थी भी। आगे बढ़ते हैं। अब अपन कुछ क्वेश्चन करके देखेंगे गुणनखंडों की संख्या से संबंधित। गुणनखंडों की संख्या से संबंधित कोई क्वेश्चन करके देखेंगे। इसमें सभी टाइप के फैक्टर्स वगैरह ये पूछ लेते हैं, ये सभी आ जाएंगे। देखें, क्वेश्चन है कि यदि 2160 के प्राइम फैक्टर ये हैं 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 3 और 5 की पावर 1 हो, तो 2160 की अगर अपन क्या निकालें, देखो एक नंबर अगर अपने को पूछे कुल गुणनखंडों की संख्या, क्या पूछे, कुल गुणनखंडों की संख्या, तो हो जाएगी सॉरी अभाज्य गुणनखंडों की बात करें पहले। सभी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो वो कितनी होगी देखें, तो 4 + 3 + 1 कितना हो जाएगा 8। टोटल 8 अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं इसके। दूसरा, या सभी, कुल कह दो या सभी सह अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, सह अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो वो क्या हो जाती है 2 की पावर n-1 होती है ना, 2 की पावर n-1। अब n क्या है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ ये टाइप ऑफ, कितने टाइप के हैं प्राइम फैक्टर, 3 टाइप के हैं, तो 2 की पावर 3 - 1, 2 की पावर 2, यानी टोटल 4 सह अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं। 3 नंबर, सभी गुणनखंडों की संख्या, सभी गुणनखंडों की संख्या, तो हो जाएगी 4 + 1, 3 + 1 और 1 + 1, तो 5 × 4 × 2, 5 का 20 दूनी 40। फिर पूछूँ मैं आपको सभी सम गुणनखंडों की संख्या, सभी सम गुणनखंडों की संख्या, तो सम गुणनखंडों की संख्या जब ज्ञात करते हैं तो 2 की जो पावर है, 2 एक ऐसी अभाज्य सम संख्या है, उसकी पावर को ही अपने को सेम रखना है, बाकी को बढ़ा देना है। 4 × 4 × 2, तो 16 दूनी 32। 5 नंबर, सभी विषम गुणनखंडों की संख्या, सभी विषम गुणनखंडों की संख्या, तो 4 × 2 है ना, विषम के अंदर केवल विषम की पावर लेंगे, वो बढ़ा देंगे 3 की एक पावर, 3 को ना, 3 ये जो दिख रहा है 3 की पावर, 3 को बढ़ा देंगे 4, 1 बढ़ा देंगे 2, 4 दूनी 8।
ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि सभी गुणनखंडों का गुणनफल, तो सभी गुणनखंडों का अगर क्या पूछ लिया जाए, गुणनफल पूछ लिया जाए, तो वो हो जाएगा, नंबर है उसकी पावर में उसके टोटल फैक्टर और बटा में 2, बटा में 2। यानी नंबर क्या है हमारे पास 2160, तो उसके टोटल फैक्टर कितने हैं, 2160 के टोटल फैक्टर कितने हैं, टोटल फैक्टर 40 है, तो 40 के बटा में 2, तो 2160 की पावर कितनी हो जाएगी, 20। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 7वां पॉइंट। अगर अपने को पूछे सभी गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंडों का योग, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, मैक्सिमम 2 की पावर 4 तक है, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 तक, 5 की पावर 1 है तो 5 की पावर 1 तक। तो ये हो जाएगा 31 गुणा 40 गुणा में 6, 7440। ठीक। नेक्स्ट है सभी समगुणनखंडों का योग, सभी समगुणनखंडों का योग, तो सम वाले में बाकी के पोर्शन को, है ना, सम वाले में 2 की पावर 0 ऐड नहीं करेंगे, बाकी सब कुछ होगा। तो उसमें 30 गुणा 40 गुणा में 6 कितना हो जाएगा, 7200। अगर विषम की अगर बात करूं, सभी विषम गुणनखंडों का योग, सभी विषम गुणनखंडों का योग अगर पूछे तो उसमें सम वाले को छोड़ देना है, तो 40 गुणा 6 कितना हो जाएगा, 240। देखो 7200 और 240 कितने हो गए, 7440 हो गया ना। ये है। एक और टाइप का क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, 12 के मल्टीपल या 12 से विभाजित वाले गुणनखंडों की संख्या। तो सबसे पहले क्या करना है, 12 जो है ना उसको बाहर निकाल लेना है बच्चों। यानी जैसे अपने पास 2160 को हमने इस तरह से लिखा है, 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 1। तो 12 को बाहर निकाल लो, 2 की पावर 2 और 3 बाहर निकाल लिया, बाकी क्या बचा, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। अब इसकी पावर को नॉर्मली इनको आप ऑपरेट करो, क्या हो जाएगा, 3 गुणा 3 गुणा 2, है ना, 3 तिया 9, 9 दूनी 18। तो ये 12 के मल्टीपल वाले गुणनखंडों का योग हो जाएगा। नेक्स्ट है 2160 को 2 प्राकृत संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखने के तरीके। तो कितना हो जाएगा, 1/2, है ना, ये पूर्ण वर्ग नहीं है इसलिए
5 गुणा 4 गुणा 2, तो ये हो जाएगा टोटल 20। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 2160 के फैक्टर ये हैं, 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, 5 की पावर 1। इसके पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या, पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या। तो हमेशा वर्ग पूछे तो 2 से डिवाइड कर दो पावर को, तो 4/2 और प्लस में क्या कर दो 1, 3/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1, ये हो जाएगा 3 × 2 × 1, कितना हो गया 6। इंटीग्रल वैल्यू लेनी है अपने को, ठीक है ना। अगर मैं आपसे पूछूं 2160 की पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या, तो कैसे निकालेंगे, 3 से भाग देंगे, 4/3 प्लस 1, 3/3 प्लस 1, 1/3 प्लस 1, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2, ये 2 और ये भी 1, तो टोटल 4 हो जाएंगे। 14 नंबर सवाल टाइप का सवाल पूछ सकता है यहाँ से। इक्कीस सौ 60 के गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग, जितने भी इसके व्युत्क्रम होंगे ना, गुणनखंड होंगे ना, उसके व्युत्क्रमों का योग। तो इसका फॉर्मूला होता है n के टोटल फैक्टर्स का सम, और इसको किससे डिवाइड कर देंगे, n से डिवाइड कर देंगे। तो 2160 के जो टोटल फैक्टर्स का योग है वो कितना आया था 7440, इसको 2160 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ मैं यहाँ से, इंपॉर्टेंट फैक्ट। इस प्रकार से अपन सारी चीज़ें निकाल सकते हैं यहाँ से, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एक नंबर कि पहला है पूर्ण वर्ग संख्या n के गुणनखंडों में √n ठीक बीच का गुणनखंड होता है, ठीक बीच का क्या होता है, गुणनखंड होता है। अर्थात एक तो देखो सबका गुणनखंड होता है, बीच में कौन होगा √n और लास्ट में कौन होगा n, यानी इनके बीच में एक और √n के और √n के और n के बीच में जितने गुणनखंड हैं, मान लीजिए x फैक्टर्स हैं, उतने ही x फैक्टर यहाँ होंगे। ठीक है ना। अगर मैं टोटल फैक्टर की बात करूं, टोटल फैक्टर्स तो कितने हो जाएंगे 2x + 3। अगर मुझे पूछे कि √n से छोटे, है ना, √n से छोटे फैक्टर कितने होंगे, यहाँ से ही पूछ सकता है ना। देखिए तो √n तक पूछे के फैक्टर
कितने हो जाएंगे, x+2 है ना। और अपने को ये पूछा कि n से बड़े फैक्टर्स कितने होंगे, कितने हो जाएंगे बताओ, x+1, ठीक है ना। इस प्रकार से तो कोई भी टोटल फैक्टर होगा उसको 2x+3 से आप लिख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, फिर आप √n तक के, √n से बड़े, ये सब निकाल सकते हो यहाँ से। दूसरा पॉइंट है अभाज्य संख्या जो होती है उसके एग्जैक्ट दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक अभाज्य संख्या स्वयं, एक और अभाज्य संख्या स्वयं, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं अभाज्य संख्या के वर्ग की, तो उसके एग्जैक्ट 3 फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं कि एग्जैक्ट 3 फैक्टर्स होते हैं। एक दूसरा अभाज्य संख्या स्वयं और एक अभाज्य संख्या का वर्ग। ये इसके फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर सिस्टम के जो मुख्य मुख्य बातें थी वो हमने देखी। अब देखते हैं वास्तविक संख्याओं के घातांक नियम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा वास्तविक संख्याओं के घातांक नियम। वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। देखते हैं। देखिए सबसे पहले अपन देखते हैं घातांक। घातांक क्या होता है? घातांक पावर भी बोलते हैं, इंडिसेस भी बोलते हैं इसे, है ना। पावर का मतलब होता है जैसे ए की पावर m है, इसका मतलब है ए गुणा ए अप टू m बार। ए को m बार लिखकर गुणा करना, इसका मतलब ये होता है, ठीक है ना। अगर दो पावर्स गुणा में आ जाए, ए की पावर m गुणा ए की पावर m, तो गुणा में ये जुड़ जाएंगी, ठीक है। अगर ये यहाँ पे स्पेशल कंडीशन है कि ए की पावर ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर भाग में आ जाती है ए की पावर m अपॉन ए की पावर n, तो इसकी वैल्यू 3 टाइप से फाइंड होती है। ए की पावर m माइनस n होगा यदि m बड़ा है n से। ए की पावर 0 आ जाएगी यानी 1 आ जाएगा, कब? जब n इक्वल टू n है। और ए की पावर 1 अपॉन ए की पावर n माइनस m कब आएगा? जब n बड़ा है m से। ये यहाँ पे ध्यान रखने लायक बातें हैं। चौथी बात है ए की पावर m की पावर n इज इक्वल होता है ए की पावर n की पावर m, या अपन इसको mn लिख सकते हैं। पांचवा देखो, ए की पावर m
की पावर जो n है ना, वो a की पावर m की पावर n के इक्वल नहीं होती है। थोड़ा मिथ है बच्चों में, थोड़ा क्लियर कर दे भैया। नेक्स्ट है ABC की पावर m, तो क्या लिखेंगे इसे, a की पावर m इंटू b की पावर m c की पावर m। नेक्स्ट है a की पावर m गुणा b की पावर अगर m हो तो इसे ab की पावर m भी लिख सकते हैं। 8वीं प्रॉपर्टी, a बाई b की पावर m हो तो इसे a की पावर m अपॉन b की पावर m भी लिख सकते हैं, बशर्ते b का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। a की पावर 0 मैंने पहले बताया था कितना होता है, a की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। नेक्स्ट 10वीं प्रॉपर्टी, a की पावर अगर माइनस n है, इसका मतलब है ना, a की पावर -1 कहें अगर, तो इसका मतलब है a की पावर 1 अपॉन a हो जाएगा। 11वां, अगर a की पावर -m कहूँ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 अपॉन a की पावर m। ठीक है। 12वां नंबर प्रॉपर्टी, a बाई b की पावर अगर मैं m करूँ तो इसको b अपॉन a की पावर -m भी लिख सकते हो। ठीक है। 13 नंबर प्रॉपर्टी, -1 की पावर n की वैल्यू +1 होगी यदि n क्या है, सम है। -1 कब होगी, n विषम है। थैंक यू सर। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, यदि a की पावर m बराबर a की पावर n है तो ये केवल और केवल तभी संभव है जब m बराबर क्या हो, n। ठीक है। 15 नंबर, यदि a की पावर m बराबर b की पावर m है तो ये भी तभी संभव है केवल और केवल यदि a बराबर क्या हो, b हो। ठीक है। ये बात आ गया घातांक के बारे में। अब पढ़ते हैं करणी, है ना, सर्ट्स बोलते हैं इसे। तो करणी क्या चीज़ होती है, देखो भाई, यदि a की पावर n का मान x हो तो a को x की पावर 1/n या a बराबर nth रूट ऑफ x से लिखते हैं, जहाँ n तो क्या है, इस सर्ट्स का ऑर्डर है और x को बोलते हैं रेडिकेंट। रेडिकेंट, ठीक है ना। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। अब इसके नियम देखते हैं, करणी के नियम, घातांक के नियम देखे हमने, अब करणी के नियम देखते हैं। कुछ बेसिक से अपन नियम देखते हैं, जो हमारी करणी के जो नियम होते हैं वो देख लेते हैं एक बार। पहला है nth रूट की पावर अगर m हो तो इसको अपन a की पावर m बाई n लिख सकते हैं। ठीक है। और अगर ऐसा हो nth रूट ऑफ ए बी तो ये हो जाएगा nth रूट ऑफ a
इंटू nth रूट ऑफ बी। ठीक है, इसको अपन ए बी की पावर 1/n भी लिखते हैं। ठीक है, अगर ऐसा हो तो इसका बेसिक मतलब क्या है, ए बाई बी की पावर 1/n, इसको ये लिख सकते हैं, है ना, अंडर nth रूट ऑफ ए nth रूट ऑफ बी। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी है nth रूट ऑफ ए की पावर अगर अपन n करें तो वापस क्या आ जाता है, ए आ जाता है ना, ए की पावर n अपॉन n इज इक्वल टू ए की पावर 1 इज इक्वल टू ए। पांचवा, अगर mth रूट ऑफ ए का भी अगर nth रूट निकालना पड़े तो जाएगा ए की पावर, है ना, इसको लिख देंगे अपन mth रूट ऑफ ए बी, mnth रूट ऑफ ए, ठीक है ना, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अगर ऐसा लिखा जाए P और, है ना, N M ए की पावर x, इसकी पावर y है यहाँ पे और इसकी पावर z है, इसकी वैल्यू अगर निकालनी पड़े तो जो पावर हैं वो ऊपर आ जाएंगी और रूट हैं वो नीचे आ जाएंगे, यानी x y z और अपॉन m n p ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं वो अपन देखते हैं यहाँ से। इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स, इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स, पहला देखिए, अंडर रूट है ये, अंडर रूट ए अंडर रूट ए अंडर रूट ए, अगर ये अनंत बार आए तो इसकी वैल्यू होती है ए। ठीक है, दूसरा है अंडर रूट ए अंडर रूट ए अंडर रूट ए, ऐसे अगर n बार आ रहा है, फाइनाइट बार आ रहा है, तो ए की पावर 2n-1 अपॉन 2 की पावर n, ये हो जाता है। ठीक है, तीसरा, अगर nth रूट ऑफ ए nth रूट ऑफ ए इस तरह से मल्टीप्लाई होते जाएं आगे से आगे अनंत बार, तो ये होता है n-1th रूट ऑफ ए। ठीक है, चौथा है x इज इक्वल टू ये हो ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए अप टू इन्फिनिट बार आ जाए अगर, तो यहाँ से अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं और उसका रूट निकालते हैं, तो इसकी वैल्यू आती है x इज इक्वल टू अंडर रूट 4a प्लस वन अपॉन में 2। ठीक है, और अगर ऐसा मिले x बराबर
ए माइनस रूट ए माइनस रूट ए अनंत बार अगर मिले तो इस x की वैल्यू होती है अंडर रूट 4a+1 -1 अपॉन में 2। ठीक है। सिक्स्थ है इन x और y का जो सम है ना, अगर इसको y कहें ना, इसको y कहें, x और y का जो डिफरेंस है वो a का है और x और y का मल्टीप्लिकेशन a के बराबर है। ठीक है। 8वीं प्रॉपर्टी, अगर x इज इक्वल टू अंडर रूट a प्लस बी अंडर रूट a प्लस बी अंडर रूट a, ऐसे अगर अनंत बार रिपीट हो रहा है तो इसकी वैल्यू हो जाती है अंडर रूट 4a प्लस में बी स्क्वेयर प्लस बी अपॉन 2। y बराबर a माइनस बी अंडर रूट a माइनस बी अंडर रूट, अगर ऐसा मिले अनंत बार तो इसकी वैल्यू आती है 4a प्लस बी स्क्वेयर माइनस बी अपॉन में 2। ठीक है। इन बी x और y का डिफरेंस कितना होता है, b के बराबर होता है और x और y का मल्टीप्लिकेशन a के बराबर होता है। ठीक है ना। x प्लस वाई पूछे तो अंडर रूट 4a प्लस बी की स्क्वायर। ठीक है। 13 नंबर, x बराबर अंडर रूट a प्लस a माइनस a प्लस, ये अल्टरनेट प्लस माइनस आ रहे हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4a माइनस 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। चौदह नंबर देखिए, अगर y बराबर अल्टरनेट माइनस प्लस आ रहा है, माइनस फिर प्लस फिर माइनस अनंत बार आ रहा है ऐसे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4a माइनस 3, ठीक है ना, -1 अपॉन 2। ठीक है। इनका भी डिफरेंस कितना होगा, 1 का होगा और इनका मल्टीप्लिकेशन a माइनस 1 के बराबर होगा। ठीक है। नेक्स्ट चीज, यदि x बराबर a प्लस बी अंडर रूट a माइनस बी अंडर रूट a है ना, प्लस इस तरह से अल्टरनेट इन्फानाइट बार आ रहा है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 4a माइनस 3b स्क्वायर प्लस b अपॉन में 2। ये इसकी वैल्यू हो जाएगी x की। ठीक है। 18वां देखो, यदि y बराबर ऐसा हो
ए माइनस बी अंडर रूट ए प्लस बी अंडर रूट ए, है ना, फिर माइनस, ये अल्टरनेट आ रहे हों माइनस प्लस से, तो y की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 4a माइनस 3b स्क्वायर माइनस b अपॉन 2। ठीक है ना। यहाँ भी अगर देखें तो x माइनस वाई का डिफरेंस b के बराबर, इनका मल्टीप्लिकेशन देखें तो a माइनस बी के स्क्वायर के बराबर। ठीक है ना। और अगर इनका प्लस देखें तो x प्लस वाई करोगे तो अंडर रूट 4a माइनस 3b स्क्वायर। कई बार अपने को अप्रोक्सीमेट अंडर रूट की वैल्यू निकालनी आ जाती है ना। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ए प्लस बी, है ना, जहाँ ए क्या है, पूर्ण हो रहेगा, तो ए का रूट प्लस माइनस जो भी है प्लस माइनस बी अपॉन 2 रूट ए, जहाँ ये पूर्ण वर्ग संख्या है। ये क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है। तो प्यारे साथियों, ये आपका नंबर सिस्टम ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा है जो ज्योमेट्री है 10th लेवल की, वो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। हाँ, तो प्यारे साथियों, वेलकम बैक, आपका स्वागत है एक बार फिर से। अब हम ज्योमेट्री शुरू करने वाले हैं। इसके अंदर पहला टॉपिक है लाइन एंड एंगल्स, रेखा तथा कोण।